स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चौधरी। दोस्तों, यूजुअली ये माना जाता है कि यूएसए के प्रेसिडेंट दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान होते हैं, क्योंकि यूएसए वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्री है। लेकिन आप कितने ही पावरफुल क्यों ना हो जाएं, अपने बच्चों के सामने उनकी जिद के आगे आप घुटने टेक ही देते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है यूएसए में। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के ऊपर दो आपराधिक मामले चल रहे थे। एक गलत तरीके से बंदूक रखने का मामला और दूसरा फाइनेंशियल क्राइम्स, जहां पर उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने $1.4 मिलियन का टैक्स इवेड किया है। दोनों ही मामलों में सुनवाई चल रही थी और दोनों ही मामलों में वो गिल्टी पाए गए। हालांकि शुरुआत में यूएसए के प्रेसिडेंट ने कहा था कि वो अपने बेटे को बचाने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको पार्डनिंग पावर प्रोवाइड करता है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका यूज नहीं करेंगे। बट अल्टीमेटली, जैसा मैंने कहा था कि बच्चों के सामने हर कोई घुटने टेक देता है, कुछ वैसा ही देखने को मिला। और 1 दिसंबर 2024 को उन्होंने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनको स्पेशल पार्डनिंग पावर प्रोवाइड की गई है उसका इस्तेमाल किया है, जो ना केवल यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल पावर्स के ऊपर सवाल खड़े करता, बल्कि यूएसए के जस्टिस सिस्टम को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर देता, उसके ऊपर भी सवाल खड़े करता है। क्या हंटर बाइडेन अगर यूएसए के प्रेसिडेंट के बेटे ना होते तो पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल किया जाता? एंड इनफैक्ट ये पार्डनिंग पावर का जो इस्तेमाल किया गया है, ये बहुत ही स्वीपिंग पार्डनिंग पावर है, जहां पर जो बाइडेन ने अपने बेटे को पिछले 10 साल में किसी भी फेडरल क्राइम के केस में पार्डन कर दिया है। मतलब उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उनको कोई पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं की जा सकती। आखिर क्या है ये मामले? कैसे गलत तरीके से एक बंदूक यूएसए के प्रेसिडेंट के बेटे को खरीदनी पड़ी? क्या है ये फाइनेंशियल क्राइम्स? चलिए जानते हैं। और क्या जो बाइडेन ने ये जो फैसला लिया है ये सही लिया है? क्योंकि उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स उनके इस फैसले के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। इनफैक्ट वो ये भी कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल सुसाइड है। इसके बाद जो बाइडेन आगे कभी भी यूएसए के प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट ये दिखाई दे रहा है कि नेपोटिज्म हुआ है। चलिए समझते हैं कि क्या कुछ हुआ है, क्या क्या इश्यूज खड़े हो रहे हैं इस मामले में। लेकिन वहां तक चलने से पहले, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और आप 2026 या 27 में अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट देने वाले हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप इन नए बैचेस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये फाउंडेशन बैचेस हैं जिनमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर करवाया जाएगा। लेकिन अगर आप 2025 के एस्पिरेंट हैं तो आप सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी बैच में एडमिशन लेते हैं, AC लाइव कोड अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको डिस्काउंट और मेंटोरशिप दोनों मिल जाए। अगर आप YouTube के थ्रू अपनी यूपीएससी की जर्नी को जारी रखना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप जुड़ सकते हैं। यहां पर आपको मेरी सभी क्लासेस का लिंक अवेलेबल हो जाएगा और आपके लिए बहुत सारे नोट्स भी यहां पर अवेलेबल है। इनिशियली जब इस साल यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बेटे के ऊपर केस चलाए जा रहे थे, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं इलीगल तरीके से आर्म्स एक्वायर करने का केस, तो वहां पर जो बाइडेन ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था और यह कहा था कि वो यूएसए के जुडिशियल सिस्टम में विश्वास रखते हैं और जूरी जो भी फैसला सुनाएगी वो उसके साथ खड़े होंगे, वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोई अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो इनिशियली उन्होंने कहा था दैट ही हैज रिस्पेक्ट फॉर जूरीज डिसीजन, और जूरी जो भी फैसला लेगी वो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो अपनी पार्डनिंग पावर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नॉन इंटरफेरेंस प्रॉमिस, तो यहां पर उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो जस्टिस सिस्टम के आड़े नहीं आएंगे, वो कोर्ट्स को अपना काम करने देंगे, जूरी को अपना काम करने देंगे और जो भी सजा सुनाई जाएगी वो उस सजा को मानेंगे। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अचानक उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया और इतनी स्वीपिंग पावर्स का इस्तेमाल किया है कि ना केवल ये दो मामले, बल्कि इसके अलावा भी अगर कोई फेडरल क्राइम उनके बेटे ने पिछले 10 साल में किया है तो उसके लिए भी उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। ऐसी पावर इस्तेमाल क्यों करनी पड़ी? इसके पीछे उनका क्या कारण है? तो पहले समझ लेते हैं वो दो बड़े मामले जिन मामलों को लेकर यह पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल किया गया। पहला है गन ओनरशिप केस और दूसरा है टैक्स इवेजन केस। अगर मैं इन दोनों केसेस की बात करता हूं तो कुल मिलाकर
फर्स्ट मामले में उनको 25 इयर्स तक की सजा हो सकती है और टैक्स इवेजन के मामले में 17 साल तक की सजा उनको हो सकती है। हालांकि यह कहा जा रहा था कि दोनों पनिशमेंट पैरेलली चलेंगी तो मैक्सिमम 25 साल तक के लिए उन्हें जेल हो सकती है। अगर हम बात करते हैं गन परचेज मामले की, यूएसए में अगर आप एक फायर आर्म मतलब एक गन परचेज करना चाहते हैं तो फेडरल लॉ यह कहता है कि आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो यहां पर फेडरल बैकग्राउंड चेक फॉर्म आता है, आपको वो फिल करना पड़ेगा। इस फेडरल बैकग्राउंड चेक फॉर्म में आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है कि क्या आप कोई ड्रग्स का इस्तेमाल तो नहीं करते, आपकी कोई हिस्ट्री तो नहीं रही है ड्रग एब्यूज की। अगर हम बात करते हैं हंटर बाइडेन की, तो हंटर बाइडेन ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो इलीगल ड्रग्स जैसे कोकेन उनका इस्तेमाल करते रहे हैं। और 2018 में जब उन्होंने ये गन लाइसेंस और ये गन परचेज की थी तब भी वो कोकेन का इस्तेमाल कर रहे थे। हंटर बाइडेन was convicted of illegally buying and possessing a gun while under the influence of crack cocaine in 2018। तो 2018 में जब उन्होंने फॉर्म फिल किया, ये फेडरल फॉर्म फिल किया, तो उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने इस बात को छुपाया कि वो सब्सटेंस एब्यूज करते आए हैं और 2018 में वो एक रेगुलर कोकेन यूजर थे, वो इस इलीगल ड्रग का सेवन कर रहे थे। यूएस फेडरल लॉ प्रोहिबिट्स यूजर्स ऑफ इलीगल ड्रग्स फ्रॉम ओनिंग फायरआर्म्स। और इसी केस में कहा जा रहा है कि 25 साल तक की उनको सजा हो सकती है क्योंकि जूरी ने उनको कॉन्विक्ट डिक्लेयर किया है। इनफैक्ट 12 दिसंबर को कोर्ट एक और हियरिंग होल्ड करने वाला था और 12 दिसंबर को उनको सजा सुनाई जानी थी, लेकिन अब सामने यह आ रहा है कि हो सकता है कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स को खत्म कर दे क्योंकि अब कोर्ट उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता। सिमिलरली एक और मामला है और वो है टैक्स इवेजन का मामला। यहां पर कैलिफोर्निया के एक कोर्ट में हंटर बाइडेन ने खुद एक्सेप्ट किया कि हां उन्होंने टैक्स इवेड किया है, तो उनके ऊपर 9 टैक्स ऑफेंस चार्जेस लगाए गए हैं जहां पर 1.4 मिलियन का टैक्स इवेजन का मामला सामने आया है और यहां पर उन्हें 17 साल की सजा हो सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो उनको मैक्सिमम 25 साल तक की पनिशमेंट होने वाली थी, ये सामने आ रहा है। लेकिन 12 और 16 दिसंबर को ये जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलने वाली थी, अब इनको सस्पेंड किया जा रहा है। वो इस वजह से क्योंकि उनके फादर ने, यूएसए के प्रेसिडेंट ने, जो बाइडेन ने अपनी पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल किया है और एक बार पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल हो जाए तो कोई कोर्ट सेंटेंस नहीं सुना सकती क्योंकि उस सेंटेंस की कोई कीमत ही नहीं रह जाती, कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। अब जो बाइडेन ने ये जो पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल किया है, यहां पर उन्होंने कहा क्या है, द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स प्रेसिडेंट ब्रॉड पावर टू इशू पार्डन्स फॉर फेडरल ऑफेंसेस। अब देखिए यूएसए में फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में 2 लेवल पर गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल लॉज या फेडरल क्राइम्स उन क्राइम्स को कहा जाता है जिनके अगेंस्ट सेंटर ने कोई लॉ बनाया हो। तो वहां पर यूएसए की सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए हैं और उन लॉज के अंडर जो अपराध डिक्लेयर किए हैं, उन अपराधों के लिए अगर किसी को पनिशमेंट दी जाती है तो उस पनिशमेंट को पार्डन करने के लिए पार्डनिंग पावर्स का इस्तेमाल यूएसए के प्रेसिडेंट कर सकते हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इंपीचमेंट। तो इंपीचमेंट के मामलों को छोड़कर बाकी जितने फेडरल ऑफेंसेस हैं, उन सभी फेडरल ऑफेंसेस में यूएसए के प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दोनों ही क्राइम, टैक्स इवेजन और गलत तरीके से फायर आर्म परचेज करना, ये दोनों ही फेडरल ऑफेंसेस हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल किया है। A pardon provides legal forgiveness for crimes and eliminates the possibility of jail time and likely cancels scheduled sentencing hearings, जिसके बारे में अभी मैंने मेंशन किया कि ना केवल उनके अपराध को पार्डन कर दिया गया बल्कि अभी 12 और 16 दिसंबर को जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलने वाली थी जिनमें उन्हें सजा सुनाई जानी थी, वो भी सस्पेंड हो गई है। बाइडेन्स pardon covers all potential federal crimes Hunter may have committed between January 2014 to December 2024। तो जो पार्डन पावर इस्तेमाल की गई है वो केवल इन 2 मामलों में नहीं की गई है, इनफैक्ट इतनी स्वीपिंग पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल किया गया है
कि जनवरी 2014 से लेकर दिसंबर 2024 तक जो भी फेडरल क्राइम हंटर बाइडेन ने कमिट किया होगा, उन सभी में उनको पहले ही बरी कर दिया गया है, उनको पहले ही पार्डन कर दिया गया। तो मतलब इन दो मामलों के अलावा भी और मामले सामने आ सकते हैं, इसकी आशंका है। तभी उन्होंने केवल इन दो मामलों को मेंशन नहीं किया, उन्होंने एक पूरी डेकेड, पूरे 10 साल में उन्होंने जो भी फेडरल क्राइम्स किए सबके लिए उन्हें पार्डन कर दिया। प्रेसिडेंशियल पार्डन्स ओनली अप्लाई टू फेडरल क्राइम्स, नॉट स्टेट क्राइम्स। और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो बाइडेन ने जो अपनी पार्डनिंग पावर्स का इस्तेमाल किया है वो फेडरल ऑफेंसेस के खिलाफ तो कर दिया है, लेकिन उनके बेटे के खिलाफ स्टेट्स में भी चार्जेस हो सकते हैं और वहां पर यूएसए के प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर काम नहीं आती। तो जो बाइडेन ने जो कदम उठाया है, इसके बाद ऐसा हो सकता है कि अलग अलग स्टेट्स में उनके बेटे के खिलाफ मामले सामने आए, लेकिन वहां पर वो अपनी पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि ये मामला यहीं पर थमे ना, हो सकता है अभी और चार्जेस उनके सामने आए और आपको आगे देखने को मिले कि उनको पनिश किया जाए। अब बाइडेन ने पहले ये कहा था कि मैं अपनी पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मुझे यूएस के जुडिशियल सिस्टम पे पूरा भरोसा है। तो फिर क्यों अचानक से उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया? तो उनकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है कि बीइंग अ फादर उनको ये डिसीजन लेना पड़ा। देखिए उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या कहती है। प्रेसिडेंट बाइडेन क्लेम हंटर वाज सिलेक्टिवली एंड अनफेयरली प्रोसिक्यूटेड। तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि मुझे पहले इस बात का भरोसा था कि हंटर बाइडेन के ऊपर जो मामले चलाए जा रहे हैं वहां पर न्यूट्रलिटी के साथ, इम्पार्शियलिटी के साथ प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी और वो बरी हो जाएंगे। लेकिन अब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ऑपोजिशन के प्रेशर में आकर इन हियरिंग्स में गड़बड़ी हुई है और उनके बेटे को सिलेक्टिवली टारगेट किया गया और अनफेयरली उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। बाइडेन सजेस्टेड दैट रॉ पॉलिटिक्स हैज इन्फेक्टेड दिस प्रोसेस। तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो सुनवाई चल रही थी ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और नाम तो नहीं लिया लेकिन एक तरीके से वो सजेस्ट ये करना चाह रहे हैं कि ट्रंप के दबाव में आकर या रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आकर, क्योंकि अब वो इलेक्शन जीत गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट बन गए हैं, तो उनके दबाव में आकर उनके बेटे को सजा सुनाई जा रही है। द प्रेसिडेंट एक्नॉलेज्ड रेसलिंग विद द डिसीजन, बैलेंसिंग हिज बिलीफ इन जस्टिस सिस्टम विद हिज रोल एज अ फादर। तो उन्होंने इस बात को क्लियरली अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में मेंशन किया कि ये डिसीजन लेते हुए वो बहुत ही डिलेमा की सिचुएशन में थे। एक तरफ जस्टिस सिस्टम में उनकी फर्म बिलीफ थी और दूसरी तरफ उनकी जिम्मेदारी थी एक पिता के तौर पर, और यहां पर उन्हें एक पिता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ी, क्योंकि उनका यह मानना है कि ये जो केसेस चलाए जा रहे हैं, ये जो उनके बेटे को कॉन्विक्ट डिक्लेयर किया जा रहा है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, जो सेकंड केस है जहां पर उनके बेटे के ऊपर कैलिफोर्निया की एक अदालत में मामला चलाया गया था टैक्स इवेजन का, वहां पर उनके बेटे ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि हां उन्होंने टैक्स इवेड किया है। यूएसए के जुडिशियल सिस्टम में प्ली बार्गेनिंग होती है कि अगर आप ये मान ले कि आपने अपराध किया है तो आपकी सजा कम हो जाती है। तो वहां पर उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने फाइनेंशियल क्राइम्स किए हैं। तो रोल एज अ फादर कहीं ना कहीं ये भारी दिखता है इस डिसीजन में। ये दिखाई देता है कि नेपोटिज्म जस्टिस सिस्टम के ऊपर भारी हो गया, और इसी वजह से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर और यूएसए के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, कि नेपोटिज्म यूएसए के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर हावी हो गया है। अब ये जो उन्होंने डिसीजन लिया है, जो पार्डन किया अपने बेटे को, इसके बहुत बड़े परिणाम होने वाले हैं, बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस यूएसए में देखने को मिल सकते हैं। जैसे ऑपोजिशन ने तो अभी से क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है दैट इट इज एन अब्यूज ऑफ पावर एंड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। हालांकि अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल, या यूं कहा जाए मिसकैरेज ऑफ जस्टिस,
इसका दुरुपयोग ये पहली बार हुआ यूएसए में, ऐसा नहीं। इनफैक्ट जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अपने लास्ट टर्म में 2 बार इस पावर का इस्तेमाल किया था और दोनों बार इनके रोल के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए थे, वहां पर भी नेपोटिज्म का चार्ज लगाया गया था। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी जिससे जो बाइडेन बिलोंग करते हैं, उन्होंने इसके ऊपर सवाल खड़े किए। सम डेमोक्रेट्स वरी द पार्डन कुड बी सीन एज नेपोटिज्म एंड अब्यूज ऑफ पावर, जो क्लियरली दिखाई भी दे रहा है। केवल इन 2 मामलों में नहीं, पिछले 10 साल में जितने फेडरल क्राइम्स इनके बेटे ने किए हैं, उन सभी मामलों में उनको पार्डन कर दिया गया। इट इज क्लियरली पॉइंटिंग टुवर्ड्स नेपोटिज्म एंड अब्यूज ऑफ पार्डनिंग पावर, पोटेंशियली डैमेजिंग बाइडेन्स लेगेसी। और डेमोक्रेट्स यही कह रहे हैं कि जो बाइडेन की जो एक लेगेसी उन्होंने बनाई थी, ये कहीं ना कहीं उसको डैमेज करने वाला है और नेक्स्ट टाइम वो यूएसए के प्रेसिडेंट के लिए खड़े भी ना हो पाए। कुछ ऐसी सिचुएशन सामने बनती हुई नजर आ रही है। नाउ एज आई वाज सेइंग, ये पहला मामला नहीं है यूएसए की हिस्ट्री में जब पार्डनिंग पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है और क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, नेपोटिज्म का सवाल खड़ा हो रहा है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। 1974 में जेराल्ड फोर्ड से पहले यूएसए के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन अपनी सेकंड टर्म में थे जब उन्हें रिजाइन करना पड़ा। उन्हें रिजाइन इसलिए करना पड़ा था क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिसेज में फोन टैपिंग करवाई है। तो यहां पर वाटरगेट स्कैंडल खड़ा हो गया था। वाटरगेट स्कैंडल के नाम से पूरा स्कैंडल खड़ा हो गया था, जहां पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी ने रिचर्ड निक्सन के ऊपर सवाल खड़े किए थे कि वो ये कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट ये इतना बड़ा स्कैंडल बन गया था कि रिचर्ड निक्सन को रिजाइन करना पड़ा फ्रॉम बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जो आम बात नहीं है। रिचर्ड निक्सन को सक्सीड किया जेराल्ड फोर्ड ने, और जेराल्ड फोर्ड ने अपने प्रीडिसेसर रिचर्ड निक्सन को पार्डन कर दिया। बहुत सवाल खड़े हुए थे, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था इसका कि कैसे आप ये कर सकते हैं, जहां पर ये प्रूव हो गया है कि रिचर्ड निक्सन ने टैपिंग करवाई थी। इसके बाद बिल क्लिंटन का जो एरा है वो तो वैसे भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी से भरा रहा। बिल क्लिंटन की अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी, मोनिका लेविंस्की के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर भी वो खबरों में बने रहे थे। उनके एरा में भी उन्होंने पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल किया, और पार्डनिंग पावर का जो इस्तेमाल किया गया था वो एक ऐसे इंडिविजुअल के लिए किया गया था जो फ्यूजिटिव था, देश से भागा हुआ था, और उसने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन भी दी थी। अगेन भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म का सवाल यहां पर खड़ा हुआ था। ऑन हिज लास्ट डे इन ऑफिस इन 2001, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन पार्डन्ड फाइनेंशियर मार्क रिच। तो मार्क रिच ने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी जहां से बिल क्लिंटन बिलोंग करते थे उसको डोनेशन प्रोवाइड की थी, और यह कहा जाता है इसी वजह से अपने लास्ट डे इन ऑफिस, आखिरी दिन था उनका बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उन्होंने मार्क रिच को पार्डन कर दिया। कुछ सिमिलर सिचुएशन देखने को मिली थी लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे। तो डोनाल्ड ट्रंप आज जो बाइडेन के ऊपर सवाल रेज कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही सवाल उनके ऊपर भी खड़े हुए थे जब वो लास्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे। इन 2020 प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पार्डन चार्ल्स कुशनर, द फादर ऑफ हिज सन इन लॉ जैरेड कुशनर। तो जिनको आप देख रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ है, इनके फादर चार्ल्स कुशनर, उनके ऊपर भी फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस थे, उनके ऊपर भी टैक्स इवेजन के चार्जेस थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल किया था। और सिर्फ एक बार नहीं, ऐसे 2 बड़े मामले थे जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी लास्ट टर्म में पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल किया। तब उनके ऊपर भी सवाल खड़े हुए थे भाई भतीजावाद को लेकर, नेपोटिज्म को लेकर और एब्यूज ऑफ पार्डनिंग पावर को लेकर। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम में कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है पार्डनिंग पावर के मिसयूज को लेकर। यूएसए में एक लंबा इतिहास रहा है, एक लंबी हिस्ट्री रही है पार्डनिंग पावर के मिसयूज की। वही यूएसए
जो दूसरी कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेरेंस करता है, जो दूसरी कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिटिसाइज करता है, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करने की कोशिश करता है, उसी यूएसए में एक लंबी हिस्ट्री रही है पार्डनिंग पावर के मिसयूज की। एंड इनफैक्ट अगर पार्डनिंग पावर यूज कर ली जाए तो सक्सेसर प्रेसिडेंट, आने वाले राष्ट्रपति, उसको रिवर्स भी नहीं कर सकते। और यही कहा जा रहा है कि जो बाइडेन ने जो पार्डनिंग पावर यूज किया वो इसीलिए किया कि वो तो ऑफिस लीव करने वाले हैं, उनका तो कार्यकाल खत्म होने वाला है, और अब आ जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के एरा में उनके बेटे को पनिश ना कर दिया जाए, इसीलिए 10 साल तक जो भी अपराध उन्होंने किया उन सबके लिए उन्हें पहले ही पार्डन कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं और केसेस भी सामने आने वाले हो सकते हैं। तो अब आने वाले समय में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो वो इसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से पहले ही वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी गई है। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के एब्यूज का सवाल खड़ा हो रहा है, जस्टिस सिस्टम की इंटेग्रिटी के ऊपर यूएसए में सवाल खड़े हो रहे हैं। देयर आर एथिकल कंसिडरेशंस, नेपोटिज्म और एब्यूज ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर, उसका सवाल खड़ा हो रहा है। और यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम, यूएसए के जुडिशियल सिस्टम में जो पब्लिक का फेथ है, जो पब्लिक का ट्रस्ट है, वो कहीं ना कहीं फिर से डगमगा रहा है। इनफैक्ट यूएसए में जुडिशरी काफी स्ट्रांग है। यूएसए में माना जाता है रूल ऑफ लॉ उसको अपहोल्ड किया जाता है, जो कानून है वो सभी इंडिविजुअल के ऊपर इक्वली अप्लाई होते हैं यूएसए में, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं नजर आ रहा। सो क्वेश्चन अबाउट इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ दे आर बीइंग रेज्ड, कि कहां इक्वल एप्लीकेशन हो रहा है। प्रेसिडेंट के बेटे को प्रेसिडेंट खुद बचा लेते हैं पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल करके। कुछ ऐसी ही पार्डनिंग पावर इंडिया के प्रेसिडेंट के पास भी है, लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर और यूएसए के प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर में जमीन और आसमान का फर्क है। वो इस वजह से क्योंकि यूएसए में पार्डनिंग पावर को लेकर जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट के हाथ में है, ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, ये एक अनचेक्ड पावर है जिसका एब्यूज हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया की, हमारे यहां प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के ऊपर कुछ लिमिटेशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शन है। वो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है और इसी वजह से प्रेसिडेंट उसका मिसयूज नहीं कर पाएंगे। क्या डिफरेंस है दोनों की पार्डनिंग पावर में, क्या सिमिलैरिटीज है, आइए चलिए उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर। यूएसए के प्रेसिडेंट को यह पार्डनिंग पावर कहां से मिलती है? सेक्शन 2 आर्टिकल 2 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स प्रेसिडेंट ब्रॉड पार्डनिंग पावर्स फॉर फेडरल ऑफेंसेस। तो जितने भी फेडरल ऑफेंसेस है, फेडरल अपराध है, उन सभी केसेस में यूएसए के प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर प्रोवाइड की गई है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में आर्टिकल 2 है जो यूएसए के प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर प्रोवाइड करता है। नाउ इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल पावर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है। इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, इस पावर का यूज करने के लिए यूएसए के प्रेसिडेंट को किसी से भी परमिशन नहीं लेनी पड़ती। द पावर इज वर्चुअली अनरिस्ट्रिक्टेड एंड कैन नॉट बी लिमिटेड बाय कांग्रेस और रिव्यूड बाय द। तो ना तो यूएसए के प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर का जुडिशियल रिव्यू हो सकता, ना ही यूएसए की पार्लियामेंट, दैट इज द यूएस कांग्रेस, वो लॉ बनाकर इस पावर को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, इसके ऊपर कोई लिमिटेशन लगा सकती है। नाउ यू कैन इमेजिन ये कितनी अनरिस्ट्रिक्टेड, अनचेक्ड पावर है कि ना तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता और ना ही यूएसए की कांग्रेस इसके ऊपर कोई लिमिटेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकती। इनफैक्ट यूएसए के प्रेसिडेंट को अपनी पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल करने के लिए कोई रीजन देने की भी जरूरत नहीं है। नो जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। द प्रेसिडेंट इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड रीजंस फॉर ग्रांटिंग पार्डन। तो जो बाइडेन ने जो डिसीजन लिया है, अपने बेटे को पार्डन किया है, इसके लिए उन्हें कोई रीजन देने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट जरूर जारी की है जहां पर उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्हें ऐसा लगा था, उन्हें एक्सपेक्टेशन थी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग जो चलाई जा रही हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग न्यूट्रल होंगी, लेकिन उनके बेटे को गलत तरीके से टारगेट किया है और बीइंग अ फादर ये उनकी ड्यूटी बनती है कि प्रोटेक्ट करें। तो उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी है, बट उनको किसी को कोई जवाब देने की कोई नीड नहीं है। नो जस्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन हाँ,
इस पावर के ऊपर एक छोटी सी लिमिटेशन जरूर है, और वो लिमिटेशन क्या है? पहला कि ये पावर जो इंपीचमेंट के केसेस है वहां यूज नहीं हो सकते, और दूसरा ये पावर केवल फेडरल ऑफेंसेस के केस में यूज की जा सकती है। स्टेट लॉज के अगेंस्ट अगर कोई पनिशमेंट प्रोवाइड की जा रही है वहां पर यूज नहीं की जा सकती। द पावर डज नॉट एक्सटेंड टू स्टेट क्राइम्स और केसेस ऑफ इंपीचमेंट। तो सिर्फ ये छोटी सी लिमिटेशन है उसके ऊपर कि स्टेट क्राइम्स, जहां पर स्टेट के कानून के अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ वहां पर वो पार्डनिंग पावर को यूज नहीं कर सकते, और इंपीचमेंट के केसेस में वो पार्डनिंग पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अदरवाइज हर मामले में, हर फेडरल केस में ये पार्डनिंग पावर इस्तेमाल की जा सकती है, एंड इट इज एन अनचेक्ड, अनलिमिटेड, अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। वहीं अगर मैं बात करता हूं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी पार्डनिंग पावर की, तो भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी पार्डनिंग पावर्स मेंशन की गई हैं आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पार्डनिंग पावर देता है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास किन किन केसेस में पार्डनिंग पावर है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनियन लॉ, मिलिट्री कोर्ट सेंटेंसेस या फिर डेथ सेंटेंसेस, इनके केस में अपनी पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मींस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी लॉ के अगेंस्ट किसी को पनिश किया गया है तो उन सभी मामलों में पार्डनिंग पावर यूज की जा सकती है। अगर किसी सोल्जर का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, जो मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वो किसी सोल्जर को पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पर पार्डनिंग पावर यूज की जा सकती है। और डेथ सेंटेंस, डेथ पेनल्टी के केस में, अब चाहे डेथ पेनल्टी यूनियन गवर्नमेंट के किसी लॉ के अंडर दी गई है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के किसी लॉ के अंडर दी गई है, इट डज नॉट मैटर। अगर किसी इंडिविजुअल को डेथ पेनल्टी दी जा रही है तो वहां पर प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 केसेस है जहां पर पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल हो सकता है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है: पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट और रिप्रीव। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में यूएस के प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को ऐसे कैटेगरीज में डिवाइड नहीं किया गया, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 5 कैटेगरीज डिफाइन कर रहा है कि कैसे कैसे पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है, किस केस में उन्हें क्या पावर दी गई है वो डिफाइन किया गया, जो अभी हम समझने वाले हैं। इसके साथ साथ ये पार्डनिंग पावर इंडिया के प्रेसिडेंट को क्यों प्रोवाइड की गई है? वो इसलिए प्रोवाइड की गई है टू करेक्ट जुडिशियल एरर। हो सकता है किसी मामले में जुडिशरी से कोई गलती हो गई, कोई एरर हो गया, हो सकता है किसी को डेथ पेनल्टी दे दी गई हो लेकिन वहां पर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस आउट हो गया, तो वहां पर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम हार्श सेंटेंसेस। तो किसी को अगर अनड्यूली हार्श सेंटेंस प्रोवाइड कर दिया गया, जहां पर 2 साल की सजा दी जानी थी वहां पर उसे उम्र कैद की सजा दे दी गई है, अगर कुछ ऐसा हार्श जजमेंट सामने आता तो वहां पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी वजह से पार्डनिंग पावर का जो यूज किया जाता है वो बहुत ही रेयर केसेस में किया जाता है, अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूं। नाउ एज आई वाज सेइंग कि इंडिया के प्रेसिडेंट के पास 5 टाइप की पार्डनिंग पावर है। सबसे पहली होती है पार्डन। पार्डन का मतलब यह होता है कि जो पनिशमेंट दी गई थी, जो सेंटेंस सुनाया गया था, वो तो खत्म ही कर दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ उस पनिशमेंट की वजह से, उस सेंटेंस की वजह से उनके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी वो भी खत्म कर दी जाती है। इनफैक्ट आपका ट्रैक रिकॉर्ड पूरा क्लीन कर दिया जाता है, जैसे आपने कभी वो क्राइम किया ही नहीं था। इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन एंड कंप्लीटली एब्सॉल्व द कॉन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। तो पार्डन की जो पावर होती है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर। यहां पर ना केवल सेंटेंस, कन्विक्शन, बल्कि उसके साथ साथ कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो आपके ऊपर लगाई गई थी उस पनिशमेंट की वजह से, वो भी खत्म कर दी जाती है। इन अ वे आपका ट्रैक रिकॉर्ड पूरा क्लीन कर दिया जाता है, जैसे आपने कभी अपराध किया ही नहीं था। कुछ इसी टाइप की पावर का इस्तेमाल किया गया है जो बाइडेन के द्वारा यूएसए के केस में। सेकेंड है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में एक हार्शर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को एक लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। जैसे अगर किसी को डेथ पेनल्टी दी गई है तो उसको रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे दिया जाएगा। अ डेथ सेंटेंस में बी कम्यूटेड टू रिगरस इंप्रिजनमेंट। तो यहां पर एक हार्शर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को एक लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर आती है रेमिशन। रेमिशन में जो पनिशमेंट होती है
उसका टाइम ड्यूरेशन कम कर दिया जाता है, लेकिन पनिशमेंट सेम रहती है। इट इंप्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। तो अगर किसी को रिगरस इंप्रिजनमेंट दी गई थी 10 साल के लिए, आप रिगरस इंप्रिजनमेंट ही रखते हैं, बस उसका टाइम कम कर देते हैं, 7 साल कर देंगे, 5 साल कर देंगे, 4 साल कर देंगे, तो आप सिर्फ पीरियड ऑफ सेंटेंस को कम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रेस्पाइट। रेस्पाइट में किसी इंडिविजुअल की स्पेशल कंडीशन को देखते हुए, हो सकता है उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, उसको देखते हुए आप उसको एक लाइटर पनिशमेंट प्रोवाइड करते हो। इट डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस in place of one originally awarded due to some special fact such as physical disability of a convict or pregnancy of a woman। तो वहां पर उसकी स्पेशल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए, जैसे हो सकता है उसको कोई फिजिकल इशू हो, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है वो दिव्यांग हो, स्पेशली एबल्ड हो, या हो सकता है वो कोई प्रेग्नेंट वुमन हो, तो यहां पर उसकी स्पेशल फिजिकल कंडीशन को देखते हुए उसकी पनिशमेंट को कम कर दिया जाता है। एंड फाइनल इज रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब होता है कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए, बहुत छोटे समय के लिए पनिशमेंट के एग्जीक्यूशन को रोक दिया जाए। ज्यादातर रिप्रीव का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी को डेथ पेनल्टी दी जाती है और उस डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट उसने प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन फाइल की हो। जब तक प्रेसिडेंट उस मर्सी पिटीशन के ऊपर कोई फाइनल डिसीजन ना ले ले, तब तक उस कॉन्विक्ट को डेथ पेनल्टी दी नहीं जाती। तो एक टेम्परेरी पीरियड के लिए जब पनिशमेंट को आप सस्पेंड कर देते हैं, उसको कहा जाता है रिप्रीव। इट इंप्लाइज अ स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस, स्पेशली दैट ऑफ डेथ, फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। इट्स पर्पस इज टू इनेबल द कॉन्विक्ट टू हैव टाइम टू सीक पार्डन और कम्यूटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तो यहां पर टेम्परेरीली जो पनिशमेंट होती है उसको, उसके एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर दिया जाता है। स्पेशली ये यूज किया जाता है डेथ पेनल्टी के केस में, जिससे जो कॉन्विक्ट है उसको मौका मिल जाए कि वो अपनी पनिशमेंट के अगेंस्ट प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन फाइल कर सके। तो ये 5 कैटेगरीज हो गई इंडिया के प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर की। अब अगर हम बात करते हैं इंडियन प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर की, तो वो कोई जुडिशियल पावर नहीं। यहां पर जो वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो एक जज के तौर पर नहीं कर रहे, ना ही वो जुडिशरी से इसको लेकर कोई सलाह लेगी। इट इज एन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लस यहां पर कोई सुनवाई भी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो कॉन्विक्ट जिसको सजा सुनाई गई है वो वहां पर प्रेजेंट रह सकता है, वो अपना केस प्रेसिडेंट के सामने रख सकता है, उसके बिहाफ पर कोई प्लीड कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सो इट इज नॉट अ जुडिशियल पावर। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब मर्सी पिटीशन के ऊपर सुनवाई करते हैं तो वो किसी कोर्ट की तरह नहीं बैठते, मतलब वहां पर कोई सुनवाई नहीं होती। द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट is independent of judiciary. It is an executive power. But the president, while exercising this power, does not sit as a court of appeal. तो ऐसा नहीं है कि वो एक कोर्ट की तरह बैठते हैं, वहां पर हेयरिंग होंगी, ऐसा कुछ नहीं। अब प्रेसिडेंट इस पार्डनिंग पावर का यूज करते कैसे, इस्तेमाल कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या? तो होता क्या है, जब प्रेसिडेंट के सामने कोई मर्सी पिटीशन आती है तो प्रेसिडेंट उस मर्सी पिटीशन को फॉरवर्ड करते हैं होम मिनिस्ट्री के पास। राष्ट्रपति भवन फॉरवर्ड्स द मर्सी प्ली टू होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री से वो उसकी एडवाइस मांगते हैं। वो होम मिनिस्ट्री से कहते हैं कि मुझे इस मर्सी पिटीशन के ऊपर कैबिनेट की एडवाइस चाहिए, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस भी हो जाता है। यूएसए के प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर एक डिस्क्रिशनरी पावर है, वो एक अनचेक्ड पावर है, अनलिमिटेड पावर है, जिसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता। बट जब हम बात करते हैं इंडियन प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर की, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। इस पावर का जो वो यूज करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर करते हैं, और इसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है। सबसे पहले जब मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट के पास आती है तो राष्ट्रपति भवन उस मर्सी पिटीशन को भेजता है होम मिनिस्ट्री के पास, और होम मिनिस्ट्री से कहता है कि भाई मुझे कैबिनेट की एडवाइस चाहिए इस मर्सी पिटीशन के ऊपर। फिर मिनिस्ट्री उस मर्सी पिटीशन को फॉरवर्ड करती है स्टेट गवर्नमेंट के पास, जहां पर वो कॉन्विक्ट बंद है, वो उससे भी एडवाइस मांगती है। बेस्ड ऑन द रिप्लाई इट फॉर्मुलेट्स इट्स एडवाइस ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहां पर यूनियन होम मिनिस्ट्री कैबिनेट से कंसल्ट कर रही है, वो उस स्टेट की गवर्नमेंट से कंसल्ट कर रही है जहां पर वो कॉन्विक्ट बंद है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पर
यूनियन होम मिनिस्ट्री अपनी एक एडवाइस बनाती है और उसको फॉरवर्ड करती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसके बेसिस पर ही अपनी पार्डनिंग पावर को यूज करते हैं। तो यहां पर प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के ऊपर लिमिटेशंस आ जाती है। ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर यूज की जाएगी, ये ऐसी पावर है। लेकिन हमने देखा था यूएसए के प्रेसिडेंट के केस में उसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो अनचेक्ड पावर है, वो डिस्क्रिशनरी पावर है, और उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता। जबकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पार्डनिंग पावर का जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी मर्सी पिटिशन के ऊपर डिसीजन मेकिंग में प्रेसिडेंट बहुत लंबा समय ले लेते हैं तो इसे क्रूएलिटी कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वो कॉन्विक्ट जिसको डेथ पेनल्टी दी जानी है, ही और शी इज अंडरगोइंग अ पीरियड ऑफ एगनी। वो असमंजस की स्थिति में होगा कि क्या वो बचेगा या उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी पार्डनिंग पावर का यूज करने में बहुत लंबा समय लगाते हैं तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट उनकी पार्डनिंग पावर का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और फिर उस कॉन्विक्ट को पार्डन खुद कर सकती है। तो हमारे यहां तो जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, और ये दोनों ही लिमिटेशंस है इंडियन प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के ऊपर। सो फाइनली अगर मैं कंपेयर करता हूं यूएसए के प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को, सो इट इज वेरी ब्रॉड। इन द केस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स नियरली अनलिमिटेड पावर। जब मैं बात करता हूं इंडियन प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर की, तो ये एक स्ट्रक्चर्ड पावर है। हमने देखा एक पूरा प्रोसीजर है, मर्सी पिटिशन आएगी, राष्ट्रपति भवन उसे फॉरवर्ड करेगा, होम मिनिस्ट्री के पास जाएगी, होम मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट तक से एडवाइस मांगती है, उसको ओपिनियन मांगती है, उसके बेसिस पर अपना एक ओपिनियन फॉर्म होता है, एक एडवाइस फॉर्म होती है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पर उस एडवाइस को फॉरवर्ड किया जाता है प्रेसिडेंट को। अप्लाइज ओनली टू फेडरल क्राइम्स। यूएसए के प्रेसिडेंट के केस में जो पार्डनिंग पावर है वो केवल फेडरल क्राइम्स के केस में ही यूज की जा सकती है। बट अगर मैं बात करता हूं इंडियन प्रेसिडेंट की, तो उसका यूज ना केवल यूनियन लॉज के अगेंस्ट जो पनिशमेंट दी गई है उसके केस में हो सकता है, बल्कि डेथ पेनल्टी, और ये डेथ पेनल्टी चाहे यूनियन के लॉज के अंडर दी गई हो या फिर स्टेट के लॉज के अंडर दी गई हो, दोनों में ही यूज किया जा सकता है। इनफैक्ट पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल मिलिट्री कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स, कोर्ट मार्शल जिसे कहा जाता है, उसके केस में भी किया जा सकता है। तो यूनियन क्राइम्स, कोर्ट मार्शल एंड डेथ सेंटेंस। इट डज नॉट मैटर कि डेथ सेंटेंस यूनियन लॉ के अंडर दिया गया है या स्टेट लॉ के अंडर दिया गया, दोनों के ही केस में उसका यूज किया जा सकता है। 5 स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ क्लेमेंसी। हमारे यहां पार्डनिंग पावर की अगर हम बात करते तो हमने देखा 5 कैटेगरी है, बट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज नो स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ क्लेमेंसी। तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफिक कैटेगरीज नहीं बनाई गई है, बट हमारे यहाँ अलग अलग ग्रेडेड कैटेगरीज बनाई गई हैं जिसमें प्रेसिडेंट को अलग अलग पावर्स प्रोवाइड की गई हैं। नो ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड रीजंस, ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइंड। यूएसए के प्रेसिडेंट को अपनी पार्डनिंग पावर का यूज करते समय कोई रीजन देने की नीड नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन देने की नीड नहीं है। बट अगर मैं बात करता हूं इंडिया की, हमारे प्रेसिडेंट जो पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं ये क्लियरली डिफाइंड है कि क्यों उसका यूज किया जाता है, और वही ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, वही ग्राउंड बन जाते हैं पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल करने के लिए। इनफैक्ट अगर टाइमली पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू भी इंडियन सिनारियो में पॉसिबल है, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है यूएसए के प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर और इंडियन प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के बीच। नाउ आई होप आपको समझ में आएगा मैटर क्या है, क्यों नेपोटिज्म के आरोप लगाए जा रहे हैं जो बाइडेन के ऊपर, कैसे उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया है ये लग रहा है। लेकिन हां, उनकी इस पार्डनिंग पावर को स्टेट के लॉज के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और इसी वजह से अगर कोई स्टेट क्राइम में उनके बेटे का नाम आता है, अगर वो इन्वॉल्व पाए जाते हैं, तो शायद ये पार्डनिंग पावर उन्हें ना बचा पाए। अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय में यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम में क्या टर्मोइल इसकी वजह से अराइज होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोप लगे हैं। तो यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन और यूएसए के जुडिशियल सिस्टम, उनके ऊपर भी सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो इस इशू को समझ पाए, एंड इनफैक्ट इंडिया के प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा था, टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेंस
आंसर राइटिंग बाय अंकित सर। ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी यूपीएससी की जर्नी को और मजबूत बना सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।